डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी में स्वागत है। सबसे पहले आपको तलपट अगर बनाना है तो इस सूची को आप याद रखिए। इस सूची के आधार पर आपको जो है तलपट बनाने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो विकलन मतलब डेबिट शेष वाले खाते और समाकलन मतलब क्रेडिट शेष वाले खाते, दोनों को देखना है हमको। विकलन मतलब डेबिट शेष और समाकलन मतलब क्रेडिट शेष वाले खाते, है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, प्रारंभिक रहतिया विकलन से मतलब पक्ष में कौन कौन से मतलब खाते हैं उनको लिखना है, और समाकलन पक्ष में कौन कौन से खाते हैं उसको लिखना है। हमको इसको समझना है। तो यहाँ पर है प्रारंभिक रहतिया मतलब ओपनिंग स्टॉक, ये खाता आ जाएगा। क्रय विक्रय वापसी खाता, ढुलाई एवं भाड़ा, मजदूरी, किराया, कर व दर, बट्टा, वेतन, डूबत ऋण, मरम्मत, मूल्यह्रास, देय कमीशन, व्यापारिक व्यय, हस्तस्थ रोकड़, बैंक में रोकड़, देनदार, प्राप्य पत्र, विनियोग, ख्याति, फर्नीचर, यंत्र, भवन। इसको आप थोड़ा सा एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर आपको जो है तलपट बनाना है। आपको तलपट में क्वेश्चन किस टाइप से दिया रहेगा, नीचे दिया है उदाहरण में। देखिए उदाहरण क्रमांक 6 को देख लीजिए। उदाहरण क्रमांक 6 में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, देखिए पूंजी दिया है 40,000, लेनदार दिया है 5,000, बैंक अधिविकर से दिया है 4,000, देय बिल दिया है 2,000। अब आपको कहाँ लिखना है, कौन से पक्ष में लिखना है, कैसे पता चलेगा कौन किसको विकलन पक्ष में लिखेंगे और किसको समाकलन पक्ष में लिखेंगे। तो आप इस चार्ट को अगर याद रखेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा इसको बनाने में, क्योंकि इसी के आधार पर हम, इस चार्ट के आधार पर हमको जमाना है। जैसे विक्रय दिया है तो हमको समाकलन पक्ष में उसको लिखना है, क्रय वापसी दिया है तो समाकलन पक्ष में, और मान लिया जाए वेतन दिया है तो उसको विकलन पक्ष में लिखना है। यहाँ पर देखिए वेतन दिया है, ठीक है। पूंजी है, वो पूंजी किस में लिखना है उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो पूंजी है तो भी उसको कहाँ लिखेंगे, और उसका शेष को हमको याद रखना है कि कहाँ पर लिखना है इसको। तो यहाँ पर देखिए पूंजी कहाँ लिखना है, समाकलन पक्ष में लिखना है, ठीक है। उसी प्रकार देय बिल है तो देय बिल कहाँ लिखना है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए देय विपत्र लिखा है, देय बिल है ना, देय विपत्र मतलब देय बिल एक प्रकार का, ठीक है। तो यहाँ पे है तो इसको कौन सा पक्ष में लिखना है, हमको समाकलन पक्ष में लिखना है। तो इस प्रकार से कौन से पक्ष में लिखना है उसके लिए आपको इस चार्ट को आप याद रखिए। पेज नंबर 328 में है। इस चार्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, 5-6 बार आप अच्छे से रिवीजन करेंगे इस चार्ट को तो आराम से आपका याद हो जाएगा। आप केवल समाकलन पक्ष में कौन कौन से मत को लिखना है उसको याद कर लीजिए, तो बाकी तो विकलन पक्ष में आ जाएगा। जैसे विक्रय, क्रय वापसी, पूंजी, प्राप्त बट्टा, प्राप्त किराया, प्राप्त कमीशन, ऋण खाता, बैंक अधिविकर, लेनदार, देय विपत्र, बैंक से ऋण, 11 प्रकार के हैं। हो सकता है 1-2 और आ जाए क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस प्रकार से उससे ज़्यादा जो है मतलब बाकी चीज़ों को इधर लिखना है विकलन पक्ष में, और जो चीज़ें हैं समाकलन पक्ष में लिखना है उसको याद कर लीजिए, और इधर को भी याद कर लीजिए, तो आपको जो है आसानी होगा बनाने में। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण में दिया हुआ है, उदाहरण 6 को हम देख लेते हैं। अविनाश की पुस्तकों में निम्नलिखित बाकियों के आधार पर क्या करना है, तलपट बनाइए बोल रहा है। पूंजी जैसे 40,000, पूंजी को कौन सा पक्ष में लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए पूंजी कहाँ लिखा है, समाकलन पक्ष में लिखा है। पूंजी समाकलन पक्ष है तो ये कहाँ जाएगा, समाकलन पक्ष में जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए लेनदार है, लेनदार कितना है, 5,000। अब लेनदार इस चार्ट में कहाँ लिखा है, लेनदार है समाकलन पक्ष में, तो समाकलन पक्ष में ही लिखेंगे उसको भी। फिर है बैंक अधिविकर 4,000 का, बैंक अधिविकर भी कहाँ है, समाकलन पक्ष में है, इसलिए समाकलन पक्ष में लिखेंगे। इसका जो हल है वो कैसे बन रहा है देख लीजिए, तलपट दिनांक खाली स्थान को यहाँ पे, है ना। पूंजी समाकलन पक्ष है तो राशि, समाकलन पक्ष में लिखेंगे राशि को 40,000, 5,000, और बैंक अधिविकर भी 2,000 कहाँ लिखाएगा, समाकलन पक्ष में लिखाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद देय बिल भी समाकलन पक्ष का है। और प्रारंभिक स्कंद को आपने यहाँ पे देखा, प्रारंभिक स्कंद, ठीक, ये विकलन पक्ष का है। तो यहाँ पर देखिए देय बिल को हम लिख दिए किसमें, समाकलन पक्ष में, लेकिन प्रारंभिक स्कंद को कहाँ लिख दिए, विकलन पक्ष में लिखे, ठीक। उसी प्रकार क्रय, देनदार, विक्रय, ये सारे किस में आते हैं, विकलन पक्ष में आते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्रय विक्रय लिखा है, देनदार भी यहाँ पे है, नीचे में होगा देनदार, ठीक। तो ये सारे हैं किसमें, कौन से पक्ष में आएंगे, हमारे विकलन पक्ष में होंगे। तो जो विकलन पक्ष है उसकी मतलब उसका जो राशि है उसको हम विकलन राशि वाले कॉलम में लिखेंगे, और जो चीज़ें जो खाता है उसको हमको जहाँ समाकलन पक्ष में लिखना है उसको समाकलन पक्ष में लिखेंगे। देखिए पूंजी समाकलन पक्ष की राशि
समाकलन पक्ष का जो कॉलम है राशि वाला उसमें लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि इसका जो शेष है पूंजी का शेष समाकलन शेष होता है, लेनदार समाकलन शेष, बैंक अधिकार समाकलन शेष, देय बिल समाकलन शेष। क्लियर हो गया। प्रारंभिक ये विकलन शेष होगा तो विकलन शेष में डाल दिए, क्रय विकलन शेष और देनदार विकलन शेष, ठीक है। उसी प्रकार क्रय वापसी, क्रय वापसी कहाँ है, समाकलन शेष। देख लीजिए यहाँ पर क्रय वापसी दिया है समाकलन शेष वाले खाते, ठीक है। तो जितने भी समाकलन शेष वाले खाते हैं उनको समाकलन राशि वाले कॉलम में लिखते जाएंगे और विकलन शेष वाले खाते को हम विकलन राशि वाले कॉलम में लिखते जाएंगे, ठीक है। क्रय वापसी हो गया। विक्रय वापसी जो है विकलन शेष होता है, विक्रय वापसी क्या होता है, विकलन शेष होता है। क्लियर हो गया। क्योंकि क्रय वापसी अगर समाकलन शेष है तो विक्रय वापसी क्या होगा, विकलन शेष होगा, ठीक। फिर मशीनरी 24,000, ये भी विकलन शेष होगा। रोकड़ विकलन शेष है। बैंक का शेष जो है विकलन है। प्राप्य पत्र का शेष 5,000 विकलन शेष है। प्राप्य पत्र जो है विकलन शेष है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए प्राप्य पत्र लिखा होगा, ये प्राप्य पत्र 17 नंबर, ठीक। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा प्राप्त बट्टा, प्राप्त किराया, प्राप्त कमीशन समाकलन शेष के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो इसको आपको याद रखना है, बस इन चार्ट को बस याद रखिए। चार्ट के आधार पर आपको पूरा जो क्या बोलते हैं तलपट है वो बन जाएगा। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, केवल चार्ट। और तलपट से ज़्यादा सरल तो और कोई भी मतलब इसमें का चैप्टर नहीं है। तलपट सबसे ज़्यादा सरल है। केवल आपको जमाना है कौन कौन से शेष है और किस शेष को कौन से पक्ष में लिखना है, बस इतना ही आपको आना चाहिए। उसके आधार पर आराम से आप जमा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है रोकड़ हस्ते, रोकड़ हस्ते है तो ये विकलन शेष होगा। रोकड़ हस्ते मतलब कैश इन हैंड, ठीक है, हाथ में रोकड़, ये क्या होगा, हस्तस्थ रोकड़। हस्तस्थ रोकड़ ये देखिए यहाँ पर लिखा है 14 नंबर में रोकड़ हस्तस्थ रोकड़, तो ये कैश इन हैंड है। तो ये विकलन पक्ष में हो गया पूंजी, समाकलन पक्ष वेतन, विकलन पक्ष देय पत्र, समाकलन पक्ष भवन, विकलन पक्ष में लिखेंगे राशि को प्रारंभिक स्कंद, विकलन पक्ष ऋणदाता, समाकलन पक्ष ऋणदाता, लेनदार और देनदार को दो चीज़ों को जानना है आपको, है ना। ऋणी मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का ऋणी है। ऋणदाता है मतलब देने वाला, दे रहा है हमको तो उसको हमको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वापस करना पड़ेगा मतलब ऋणदाता है मतलब क्रेडिटर है। क्रेडिटर का कहाँ लिखेंगे हम, लेनदार। ऋणदाता मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब लेनदार। लेनदार है तो समाकलन पक्ष में होगा। और ऋणी है मतलब डेप्टर है तो उसको कहाँ लिखेंगे, विकलन पक्ष में लिखेंगे। इसको आपको याद रखना है ना, पॉइंट को थोड़ा सा याद रखना है। ऋणदाता मतलब लेनदार। लेनदार कौन से कॉलम में है, देखिए यहाँ पे लेनदार है हमारा समाकलन शेष वाला है। और ऋणी है मतलब देनदार है, देनदार विकलन में है यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको समझना है। तो इसके आधार पे आपको जो है पूरे क्वेश्चन को बनाना है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। पॉइंट को याद रखेंगे तो कोई भी चीज़ आपको समस्या नहीं जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भवन हो गया, ऋणदाता, ऋणी हो गया, बीमा। बीमा को कहाँ लिखना है उसको देख लीजिए। तो बीमा भी कहाँ है, बीमा का ये भी क्या होगा, विकलन शेष होगा। यहाँ पर देखिए बीमा, बीमा है विकलन शेष। अप्राप्य ऋण संचय समाकलन शेष हो जाएगा। बैड डेप्ट रिजर्व बोलते हैं इसको। प्राप्य पत्र का विकलन शेष, बैंक अधिकार समाकलन शेष, प्राप्त कमीशन समाकलन शेष, मजदूरी विकलन शेष, क्रय जो है विकलन, ठीक है। और विक्रय भी समाकलन शेष होगा। क्रय वापसी भी समाकलन शेष होगा, ठीक है। अंतिम स्कंद को तलपट में नहीं लिखा जाता, इसको याद रखिएगा। अंतिम स्कंद अगर दिया है तो उसको हम तलपट में नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया। तो इसी के आधार पर जो है हमको क्या बनाना है, तलपट बनाना है। उस चार्ट को आप याद कर लीजिए। चार्ट को याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन जो है आपसे नहीं छूटेगा। क्लियर हो गया। और तलपट जो है बहुत सरल है, सबसे ज़्यादा सरल तो तलपट है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी 11वीं के स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम वाले उनके पास यह वीडियो पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।